भगवान बोलते हैं ना, मैं वो मानती हूँ सिलाई। फिर बैठ गई थोड़ी देर, मैम ने बोला था कुछ गलत हो जाए तो बैठ जाना, थोड़ी देर सोच लेना। कोई ये बोलता ना सूट ही तो सिल रही है, हमें पता है हमारे लिए क्या है। तो ये मान लो कि सिलाई ना होती ना तो हम तो कुछ भी नहीं होते, रोड पे आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप 26 साल की हो, 26 साल का जो स्ट्रगल है, अगर वो प्राइवेट नौकरी करती तो क्या हालात होते। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारी प्यारी बहन अंजू का, जो कि बिलोंग करती हैं बहादुरगढ़ से। और ये हमारे फरवरी बैच की स्टूडेंट हैं और अप्रैल बैच के साथ इनका इंटरव्यू शूट करना पड़ा है। आप ही बताएं दीदी, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मैं आई थी, तैयार होके बैठी थी और आपको कुछ काम हो गया था तो आपने पोस्टपोन कर दिया था। फिर आपने बोला कि नेक्स्ट टाइम करेंगे शूट। और फिर उसके बाद 2-3 दिन इंटरव्यू शूट हुए थे, लेकिन टाइम ही नहीं लग पाया। आ फिर नहीं आप पाई ड्रेस थी। बनाने में बिजी हुए, क्या हुआ? हाँ जी। तो अभी आज हमने पहला इंटरव्यू नहीं का शूट किया। आज 25 तारीख है, 25 जून को पहला इंटरव्यू नहीं का शूट हो रहा है। ओके, तो बताएं दीदी, अब आपके पास तो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा है इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि यहाँ से गए हुए लगभग आपको 40 डेज हो गए हैं, है ना? तो अभी क्या किया आपने इन 40 दिनों में? इन 40 दिनों में मैंने ना भैया बहुत कुछ सीखा है। और बाहर के कस्टमर को भी मैंने सिलाई की है, उनके गाँव वो लहंगे वगैरह। मैंने लास्ट टाइम पार्टी में डाला था लहंगा मेरा, तो उस लहंगे को देख के मेरे पास एक ब्लाउज सिलना आया और 2 लहंगे आए ऑर्डर, जो कि ऑनलाइन ऑर्डर आए थे। और मतलब आप उन कस्टमर्स को नहीं जानते थे? नहीं जानती थी मैं, बट वो मेरी आईडी पे थे तो वो देख के आए थे। फॉलोवर हैं 15,000 लड़के में, लेने की गलती नहीं करेगा कोई भी। ओके, तो मतलब क्या कितने आपकी जो स्टोरी वगैरह लगाई थी उससे आए कि रील से आए? रील से भैया, स्टोरी से। सोशल मीडिया का यही मज़ा है कि इसमें ना आदमी सुपरस्टार बहुत जल्दी बनता है, लेकिन उस सिस्टम को ना संभाले रखना बहुत हाँ जी भैया, मान काम है, आसान वो नहीं है। कस्टमर आपके पास आ जाएंगे क्योंकि आपके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, आप दिखने में ठीक ठाक हैं, ड्रेस पहनेंगे वही अच्छी लगेगी, उसी को देख के लोग आपके पास ऑर्डर दे देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी, अभी मेरे पीछे से एक मेरे दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, उनसे मेरी बात हो रही थी और वो अच्छे हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, सिलाई सिखाते हैं। वो कह रहे हैं वो और बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए तो ये है ना, हम सील तो दें लेकिन पहन के थोड़ी ना दिखा सकते हैं। तो लेडीज़ जो काम करती हैं इसमें, उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खुद की मॉडल वो खुद होती है। हाँ, वो देखा मैंने कि बना तो सब लेते हैं बट उसको दिखाते कैसे, वो मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल है। अगर मान के चलो लेडीज खुद है और वो खुद के ऊपर पहन के दिखा रही है, तो सामने वाले को कपड़ा चाहे कोई भी हो, देखो आप कभी जाना, अब ये जैसे डमी पे कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, या इसी कपड़े को डमी पे ठीक लग रहा है, इसको आप वैसे रख दोगे करके, फोल्ड करके, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैं कह रहा हूँ, आप मार्केट में जाके कभी भी किसी कपड़े को शरीर पे पहनेंगे तभी अच्छा या बुरा लगेगा, है ना? और जो दूसरा पहना देखेगा वो अच्छा लगेगा। अब जैसे कि मैं सूट भी सेल करती हूँ ऑनलाइन, जिस सूट के मैं फ़ोटो डाल देती हूँ ना वो मेरे कम जाते हैं, और जिसको मैं खुद स्टिच करके वीडियो बना के डालती हूँ ना उसके ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। वो इसलिए आते हैं, वो सामने वाले को दिख जाता है कि ये कैसा दिखेगा शरीर पे। हाँ जी, तो यही ड्रेसेस के साथ है। ये कितने की बेच देंगे फिर? ये इसके भी आ जाएंगे ऑर्डर? तो इसको कैसे बेचूंगी अभी मैं? इसको डाल देना, इंस्टाग्राम पे डालेंगे ना, रील तो पक्का डालेंगे। वो तो डालूंगी भैया मैं। तो इसके ऑर्डर आएंगे तो कौन सा मना कर देंगे आप? नहीं, मना तो नहीं करूँगी बिल्कुल भी, बट और बना के दूंगी ना, ये वाली नहीं दूंगी। ना, मतलब वही कह रहा हूँ मैं भी। मैं भी वही कह रहा हूँ कि सेम ड्रेस अगर कोई बोलेगा कि फैब्रिक बना के आप दे दें तो वही ठीक है। यही मैं बार बार स्टूडेंटों को समझाता हूँ कि सोशल मीडिया कैसे फ़र्क करता है। अगर आपका सोशल मीडिया पे बेस है तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे है ना, तो भैया कई बार ये होता है कि ऑफलाइन में हम लोकेशन चुने, बट सोशल मीडिया पे है ना तो जो बंदे देख के कहीं पे भी आ जाएंगे हमारे पास। अभी कहाँ घर से काम कर रहे हैं? अभी मैं घर से ही कर रही हूँ, मेरे पास घर पे ही आते हैं। कहाँ है आपका घर? बहादुरगढ़ में? बहादुरगढ़ में सेक्टर 7 में। सेक्टर 7 में। और क्या क्या करते हैं इसके अलावा 40 दिन में? और क्या नया कारनामा किया आपने? इसके अलावा भैया मैंने सोनीपत पे मेरी बहन रहती है तो उसके पास वहाँ पे बुटीक स्टार्ट किया है। और बहादुरगढ़ में भी? हाँ जी। मतलब बहादुरगढ़ घर से काम कर रहे हैं? हाँ जी। और दीदी का बुटीक खुलवा दिया ऐसा? हाँ जी। उनको आती है सिलाई? उनको आती है एक्चुअली ना, मेरी मम्मी सिलाई करती है हमेशा से, तो वहाँ से हमें 3 बहनें, हम तीनों बहनों को हमें आती है, मतलब आइडिया है थोड़ा थोड़ा। मेरे को थोड़ा कम इंटरेस्ट था, उन दोनों को ज़्यादा था, तो फिर मेरे को भी ये लगा कि मैं भी सिलाई में जाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ मैम के पास सीखने आई। ड्रेसेस वगैरह देखते थे तो मेरे को ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनने का ज़्यादा शौक था, तो मेरे को लगा वहीं से ही हो सकता है कि मैं वहीं से इस टाइप की ड्रेसेस सीख सकती हूँ, क्योंकि घर पे तो मम्मी सूट वगैरह सिलती थी, ये ड्रेस सिर्फ नहीं थे, तो वो सीखने के लिए मेरे को यहाँ पे मैम के पास आना पड़ा। तो सीख गए आप? बिल्कुल भैया।
वो तो मैं भी वही कर रहा हूँ, और सीख गया। सोनीपत में जो बुटीक किया है ना, वहाँ पे मेरे को वीक में 1 या 2 दिन जाना पड़ता है, क्योंकि जो सूट होते हैं वो दीदी हैंडल कर लेती है, बट जो ड्रेसेस वगैरह ऑर्डर आते हैं ना, तो उनके ऐसे तो लिए दीदी बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं, जैसे एक बड़ा डॉक्टर होता है, वो दिल्ली बैठता है, फिर वो किसी शहर में जाता है 1 दिन विजिट के लिए, ऐसा तो माहौल कई बना बार रखा है ज़्यादा हमने। रश आ जाता तो भैया उनको भी देखना पड़ता है ना अब, मतलब कि एक हमने किस्म से आप स्टार्ट 2 किया जगह तो। काम कर रहे हैं। हाँ जी भैया, सही है। मोटा पैसा कमाएंगे दीदी एक दिन। दया अभी कितना भैया पैसा आपकी। कमाया आपने अभी, मतलब 40 दिनों में? अभी तक ये लगा लो कि मैं खुद का बताऊँ ना, कि मैंने अपने बहादुरगढ़ में किया है, तो अभी मैंने सूट सिलने स्टार्ट ये लगा लो 1 महीने से किए हैं, तो उस बीच में 10-15 हज़ार हो गए हैं, जिसमें मैं नॉर्मली दिन का ज़्यादा बर्डन नहीं लेती, नॉर्मली रखती हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो वगैरह भी बनानी होती है, कभी इधर जाना तो तो बेसिकली अभी आपने मतलब 10-15 हज़ार रुपये कमा लिए। हाँ जी भैया, जो हमने फीस ली थी वो आपने रिकवर कर पूरी लिया, कर ली भैया मैंने। और ड्रेस रह गई वो अलग से। ड्रेस रहेगी, वो भी कर लेंगे धीरे धीरे। ओके, ठीक है। यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे अपनी लाइफ में दीदी? सिलाई से रिलेटेड कुछ जानते थे आप? हाँ, आते थे मेरे को थोड़े नॉर्मली सूट्स वगैरह, जो आपकी सिंपल मम्मी- हम डालते हैं, जो जो आपकी मम्मी मम्मी सिलते सिखा रही हैं। थी। आपको पता है गांव में लेडीज जो सूट सिलती हैं, ये हरियाणा में सबको आते हैं, हाँ वो है ना? सब थोड़ा करते बहुत तो हैं। सिखाते बट हैं। भैया आपको एक बात बताऊं, जब मैं 9 महीने की थी ना, तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। अगर मेरी मम्मी को सूट सिलने नहीं आते होते ना, तो आज हम यहाँ तक नहीं होते। इसलिए मैं सिलाई को इतना, मतलब भगवान बोलते हैं ना, मैं वो मानती हूँ सिलाई को। नहीं, इस बात में तो आप देखो, इतनी कहानियाँ हैं इसकी, इतनी कहानियाँ आप समझो। मेरी नानी सिलाई करती थी, और वो 80+ ईयर की हो के मरी हैं। लास्ट में भी वो दरी नहीं ताने पे दरी बनाते हैं, दरी बनाते हुए मरी हैं वो लास्ट में। आप इस चीज़ को समझे, ये काम इतना महान है बहुत कि मतलब इतने लोगों का घर बचा। मेरे नाना भी एक्सपायर हो चुके थे, और उन्होंने सबको पाला पोसा, और लगभग मेरी मौसी और को सबको आता था। ये जो दीदी हैं, ऋतु दीदी को भी सबसे पहली गुरु उनकी मेरी नानी ही थी, ठीक है। उन्होंने ही सिखाया था, क्योंकि वो सिमती थी। वो बुढ़िया क्या पहनती है अपने कुर्ते दामन और सलवार वो सिमती थी। तो कुल मिला के ऐसा है कि ये बहुत पुराना प्रोफेशन है, बहुत हज़ारों साल पुराना प्रोफेशन है। जब से इंसान ने कपड़े पहनने स्टार्ट किए तब से ये प्रोफेशन है ना। तो आदि मानव के बाद ये प्रोफेशन चल रहा है। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि सबका ना सुख दुख का साथी सिलाई ही होता है। अभी एक चीज़ को देखो आप, सबसे बड़ी समस्या क्या, देखो आप हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं आप उसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए, अभी आप गांव के हालात अगर आप आज भी देखेंगे ना, तो लगभग गांव में दीदी आज भी ऐसे हालात हैं कि 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक में आपको 80% परिवार मिल जाएंगे जो गुजारा करते हैं। कोई 10,000 की नौकरी करता है, कोई 12,000 की, कोई छोटी मोटी खेती करता है 1-2 किले की, तो उसमें कुछ वैसे नहीं बचना होता। तो अगर मान के चलो उसके ऊपर अगर कोई किसी का पति, किसी लड़की का पति शराब पीने लग जाए, कैसे अपने बच्चों को पालेगी? वो बाहर जाके उसको जॉब करने नहीं देंगे, क्योंकि गांव वाले बोलेंगे हमें पता है तू कहाँ जाती है, क्या कहानी है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। 1 मिनट में बदनाम कर देंगे, 1 मिनट में बोलेंगे हमें पता है ये बैग उठा के कहाँ जा रही है। दूसरी बात, अब वो बच्चों को पाले तो पाले कैसे, ज़मीन उसके घर है नहीं, अब वो क्या करे। लेकिन वो अपने घर रह के छोटी मोटी सिलाई करके अड़ोसी पड़ोसी की, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एम्पायर खड़ा कर देगी, कंपनी खड़ी कर देगी, नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों को इज्जत से पाल सकती है भैया बिल्कुल, कि नहीं पाल सकती। डेली का अगर एक सूट भी कर रही है, वो 200 रुपये ले रही है चाहे गाँव में, महीने के 6,000 रुपये तो हो गए। बिल्कुल। और अगर सही नीयत से काम करे तो ठीक ठाक कस्टमर तो 15-20 रुपये तो गांव से कमा लेती हैं लड़कियां। अभी अपनी एक स्टूडेंट है यहाँ पे धचरे के पास एक गाँव है, 35-40 हज़ार रुपये कमाती है गाँव से। एक हमारी स्टूडेंट थी बहुत पहले, 2 साल पहले की, यहाँ गुस्कानी गाँव से 35-40, तो आज से 2 साल पहले कमाती थी। वो छोटा सा गाँव है गुस्कानी, समझे। जो काम करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उस अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को परेशान होना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार भी आपने खुद को बोला ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर नहीं कर सकते भैया। मैं आती थी इतनी परेशान हो जाती थी, फिर मैं 1-2 दिन आई, फिर मेरे को लगा कि अब कैसे जाऊंगी, बट ये था कि हाँ जाना तो पड़ेगा। अब शुरू किया तो पीछे तो हट नहीं सकती इतनी आगे, तो फिर डेली आना पड़ता था। क्योंकि जो लगातार बच्चा जो मेहनत करता है ना, देखो किसी भी चीज़ का जो मान के चलिए, आप किसी चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं ना, शुरू में बहुत होता है अपना ना मोटिवेशन बहुत हाई होता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए तो किसी काम का नहीं हो। किसी स्किल का आप सीखने चले, 5-10 दिन सीखा, फिर अपना मूड डाउन हो गया, नहीं बाद में करेंगे, वो बात सारी उम्र नहीं पूरा कर सकते आप उसको। जिस काम को शुरू करो ना, उसको खत्म करके छोड़ो, बस सीधी बात। बिल्कुल भैया। एक बार तो घर वालों ने भी बोला था, कैसे जाएगी इतनी दूर धक्के खान जाओगी, इतने भादरगढ़ में कोई को नहीं मिल रहा है। मैंने भादरगढ़ में कोई को नहीं मिल रहा, मैं तो उड़े ही जाऊंगी। नहीं, मतलब एक चीज़ और लगती है ना, जैसे काफ़ी लोग अपने यहाँ दिल्ली से, कितने स्टूडेंट होंगे आपके साथ भी खूब होंगे, कितने का आते हैं दिल्ली मुंबई से अपने पास। तो कई बार दिल्ली वाले जो आते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं कि भैया हमारे घर वाले ये बोलते हैं, दिल्ली दुनिया तो सारा सिस्टम छोड़ के दिल्ली आओ है, हम दिल्ली छोड़ के भिवानी जाना है, क्या है ऐसा भिवानी में ना। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी दिल्ली चल पड़े, एक सेकंड ब्रांच दिल्ली ओपन कर दें, हेडक्वार्टर। कैसा रहेगा आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से भैया जो दिल्ली साइड के वो वहीं कर लेंगे, फिर उनके लिए आसानी होगी तो कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए ना। लाओ पैसे लाओ फिर 40 लाख दे देंगे भैया पैसे दे देंगे। ओके, तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप? अपनी लाइफ के बारे में बताइए कुछ। इससे पहले मैं जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब। तो वहाँ पे मैंने की 1 साल के आसपास। तो फिर मैंने वहाँ क्या रिसेप्शन की वगैरह किस चीज़ की जॉब? नहीं, बैक ऑफिस में थी। बैक ऑफिस किस चीज़ के बैक ऑफिस? मैंने की 9 महीने तो मैंने की रिसेप्शन पे। उसके बाद मैंने 3-4 महीने की इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में बेचे हैं आपने इंश्योरेंस? हाँ जी, इंश्योरेंस टारगेट होते थे वो, तो बेचने पड़ते थे। इंश्योरेंस बेचना तो दीदी सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है। फ़ोन भी काट देते हैं लोग, गालियाँ देने लग जाते हैं, कुछ नहीं क्यों कराए हम? क्यों कराएं? तुमसे महंगा क्यों कराए, तब हमसे एजेंट सस्ता दे रहे हैं। कौन सा करते हो? कौन से मतलब लाइफ इंश्योरेंस करते हैं कि व्हीकल वगैरह का? नहीं, ये था 2 महीने तो मैंने टाटा एमजी मोटर में किया था, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं। अच्छा, वो तो फिर भी ठीक है। मैं सोचा कहीं लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे थे। लाइफ इंश्योरेंस बेचना तो और मुश्किल है। और टोयोटा में गाड़ियों के तो फिर भी हो जाते हैं। गाड़ियों के वो तो फिर भी आसान है। मैं सोचा लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे थे, वो तो बहुत महाभारत है। उस काम को देखते हुए काम कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा है भैया। वहाँ पे सारे दिन बैठे रहो, ये अपना थोड़ा सा घर पे कर रहे हैं, ये शांति है कि घर पे हैं, अपने हिसाब से चाय कॉफ़ी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, अपने घर पे अपने बच्चों को देख लेते हैं। और वहाँ पे कितनी पे थी आपकी? वहाँ पे तो कुछ भी नहीं थी, 14-15 थी बस। 14-15 तो आप अभी भी कमा रहे हो। वो तो अभी वो तो 14-15 तो मैंने भी स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग की, इससे तो बहुत आगे जाएंगे आप। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या थी आपकी? बीकॉम की है भैया मैंने। बीकॉम के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की थी। फिर क्या हुआ? फिर नहीं लगी वैसे मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने स्टार्टिंग से बीकॉम ही इसलिए की थी कि मैं कुछ बिजनेस टाइप करूँगी, इसलिए मैंने कॉमर्स ली। फॉर्म वगैरह भरे नहीं कभी? भरे थे। भरवाए होंगे तो घर वालों ने। हरियाणा में पैदा होने के बाद तो सरकारी नौकरी के फॉर्म भरना मतलब अब तक कहते हैं मक्का मदीना जाने जैसा है। करना ही पड़ता है वो तो। अब तक कहते हैं भर के देख ले के मेरा तुक्का लग जा। क्यों भर लूँ, नहीं भरती तभी तो मतलब इतने वो आते हैं 100 पोस्ट के लिए लाखों बच्चे भर देते हैं, आवेदन बहुत ज़्यादा। और अभी आप मान के चलें कि बार बार बोलेंगे बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। मैं कह रहा हूँ अभी मैं एक जॉब निकालता हूँ यहाँ सेंटर के लिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपको। या तो अंडर क्वालिफिकेशन मिलेगी या अपर क्वालिफिकेशन मिलेगी। अपर क्वालिफिकेशन जो मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ कागजों में, काम नहीं आता मिलेगा। अभी हम एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे थे, वो लड़की कर रखी है MSc कंप्यूटर साइंस, BSc, फिर MSc कंप्यूटर साइंस में बोला एक्सेल के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? बोला वो क्या होता है? अब बताओ। कंप्यूटर साइंस से कर रखी है, एक्सेल वगैरह कुछ तो पता हो। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, डिग्रियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट में वैल्यू है कि आपको काम आता कि नहीं आता, एक्सपीरियंस मांगते हैं। अभी आपके पास जो कस्टमर आए उन्होंने कौन सा पूछा भैया आपने निफ्ट से किया हुआ है कि टैलेंटेड इतने इंसान से किया हुआ कि किसी दर्जी से सीखा? वो देखा कि इसमें हाथ में सफाई है कि नहीं है। हाँ, फिर ये है कि टैलेंटेड इतने इंसान से कर रखा है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर हाथ में ही सफाई नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा भाई किसी चीज़ का? कस्टमर जो है, बाजार जो है, वो ये मानता है कि आपके हाथ में स्किल कैसी है। स्किल के ऊपर चलता है सारा। चाहे डिग्री आपके पास कितनी बड़ी बड़ी हो, कोई फायदा नहीं। डिग्री कोई मायने नहीं रखती भैया, सब कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं। अभी नीचे कमेंट मत करना कि भैया पढ़ाई को नहीं मानते, भैया खुद डबल एम में है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा पढ़ लिख के और कुछ अलग से नहीं करता बेसिकली, वो सही नहीं है। अलग से स्किल जो गेन नहीं कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ नाम के लिए डिग्री ले रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूँ कि वो सही नहीं है। मैं खुद ये सोच रही हूँ कि मैंने 1.5-2 साल प्राइवेट जॉब में फालतू में बर्बाद किए। क्यों? लेकिन एक बात और है दीदी, मतलब ये हिस्सा है ज़िंदगी का। अगर हो सकता है आप उस टाइम पे इसको सीख लेते ना तो इसकी कदर ना होती आपको। वो तो है भैया। और पता है प्राइवेट जॉब में जाके मेरे को सबसे ज़्यादा क्या मिला कि मेरे को ना बाहर के बंदों को देखा किस टाइप से क्या होता है। कुछ हमें बहुत तेज़ भी मिले, कुछ अच्छे भी मिले, थोड़ा सा बाहर का एक्सपीरियंस मिला। और सबसे तेज़ तो पता है कौन होते हैं दीदी? मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए अभी आप दोनों बैठे ठीक है, और मैं एक रोड एक्सीडेंट में आपकी टांग तोड़वा दूँ, या मैं वैसे करवा दूँ आपकी टांग टूट गई सपोज कीजिए, ठीक है। और फिर बाद में मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ अरे दीदी आपकी तो टांग कट गई, कोई नहीं मेरे हॉस्पिटल में जानकार है, मैं आपकी टांग को डमी लगवा देता हूँ फ्री में, और मेरे पेंशन ऑफिस में जानकार है, आपकी पेंशन बनवा देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या मानोगे मेरा एहसान? आपको ये तो पता ही नहीं टांग किसने तुड़वाई थी। ये जो ऐसे लोग हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं। वो पहले आपको एक सिचुएशन में खड़ा करेंगे
प्राइवेट जॉब में आपने खूब देखा होगा, जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट करके आपको खड़ा कर देंगे और बाद में उसका सोल्यूशन करेंगे ताकि आप उसका एहसान मानो। ऐसे लोगों से बचना सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में। नहीं वैसे वहाँ पे ना मैंने जॉब की ना, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे बंदे भी मिले जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई। मैं वही कह रहा हूँ, बंदे अच्छे सारे सभी जगह हैं, लेकिन एक चीज़ को देखेंगे ना आप, जैसे मान के चलो भी कलयुग चल रहा है और अब बातें खुद सतयुग की करेंगे, सारा देश तो सतयुग में नहीं है ना, वो तो कलयुग में है। अच्छे लोगों की परसेंटेज काफ़ी कम है और जो अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो तो है भैया, खुदगर्जी बहुत ज़्यादा है इंसान में आज के दिन। वो बस दिखाएंगे कि हम तुम्हारे हैं, बट वो है नहीं। ना अपना तो कोई नहीं, अपना तो अपना शरीर है, अपना तो अपने अलावा कोई नहीं है, और ये इस बात को तो मान जाए है भैया, बट इंसान है ना जो दिखा देते हैं, इतना शो ऑफ कर देते हैं कि हाँ हम बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक मदद मांग के देख लो, मिलेंगे नहीं। कोई किसी के साथ नहीं खड़ा। इन बातों को मैंने जब यहाँ ये इंस्टीट्यूट साथ खड़ा किया था तब मुझे पता है कौन किसके साथ खड़ा है और कौन नहीं। और अभी वही लोग मेरे से अपेक्षा करते हैं कि ये आएगा हमारी राम रमी करेगा, तो मैं बोला भाई मेरी माँ ने मैं इसलिए पैदा ही नहीं किया कि मैं बड़ा होकर तुम्हारी राम रमी करूँगा, समझे। तो जब मेरे बुरे समय में जो साथ था सिर्फ उसके साथ रहेंगे, नहीं रहना नहीं तो कोई ज़्यादा आप क्यों किसी के लिए जीना है। मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो सभी लड़कियों को भी यही समझाता हूँ। वही बात है भैया, उम्मीद ख़त्म नहीं होनी चाहिए और तब तक परमेश्वर साथ है, तब तक दुनिया साथ है, खुद पीछे आएगी। तो दीदी मुझे ये बताएं आप कि सबसे पहले मैम को आपने देखा कहाँ पे था, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? भैया मैंने सबसे पहले ना जॉब छोड़ने के बाद देखा था, देखती थी बट जैसे स्क्रॉलिंग करते ना वैसे देखती थी, मैं सच बताऊं तो आपको। बट फिर मैंने देखा एक दिन ध्यान से बैठ के, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन सा हुआ कि हाँ भाई ये तो अच्छा है। मैं तो ऐसे ही स्क्रॉलिंग करती रहती थी, फिर मैंने देखा, मैंने ना बस 10 दिन पहले मूड बनाया था कि मैं जाऊँगी और मैं 10 दिन के अंदर आ ही गई थी। मतलब आपके जो पति हैं आपके पूरे कंट्रोल में है, नहीं तो लड़कियों को एक साल लग जाता है आने में, 2-2 साल। नहीं ऐसे सपोर्ट करते हैं मेरे को। सपोर्ट करते हैं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, क्या सपोर्ट करते नहीं तो जनरली देखा गया कि मतलब 1-2 साल लड़कियां लगा देती हैं। नहीं मैंने बोला था थोड़ा सा, घर वालों ने जैसे मम्मी पापा उन्होंने बोला था कि इतनी दूर जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है, तेरे को सूट वूट तो आते हैं, ये सब करके क्या करेगी, तो फिर मेरे को आना था। ओके। तो जब आप यहाँ पहली बार आए, सीट बुकिंग करवाने आए थे या डायरेक्ट आए क्लास में? मैंने फ़ोन करके पूछी थी, पहले मैं आई थी विजिट करने, हम पीजी वगैरह भी देख के आए थे, बट फिर पीजी के लिए नहीं हो पाया था, तो हम उसी टाइम पे डाउन पेमेंट करके चले गए थे। मतलब तो फिर जब आप पहली बार आए क्लास के लिए, जिस दिन आपकी पहली क्लास थी, कैसा फील हुआ आपको? अच्छा लगा था मेरे को, बहुत अच्छा लगा था। उसी दिन मेरे को ये हो गया था कि हाँ हो जाएगा, करके जाएंगे अच्छे से। उस दिन तो सिर्फ मशीनों के बारे में बताते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन की बात होती है और जानकारी होती है, तो वो सब कुछ वो मोटिवेशन ही तो होता है ना भैया। मोटिवेशन मिल जाए बस। ओके। फिर जब आपकी क्लास आई शोल्डर आर्म रोल की, कैसा फील हुआ? हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा ये लगा था कि ये तो क्या होच पोच सा हो गया, अजीब सा हो गया, एकदम मामूली बना दिया। क्योंकि बट फिर मैम को देखते रहते थे ना, तो ऐसा लगता नहीं था। एक तो मैम ये बोलती रहती थी सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता, ये बात दिमाग में बैठ गई थी कि हाँ देखी जाएगी। एक्चुअल में तो नहीं होता, तो गलत कट सकता है, उसके ऊपर आप नया डिज़ाइन दे सकते हैं। ये तो मतलब डर है बेसिकली। वो डर जब तक नहीं निकलेगा ना स्टूडेंट का, मान के चलो स्टूडेंट डर में रहेगा, सीखेगा कैसे? जब तक फैब्रिक खराब नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? अब एक दिन में ही मन जाए मास्टर तो फिर कैसे? और क्या भैया, सच बताऊँ ना, मैं ऐसी ऐसी ड्रेसेस बना लेती हूँ। बात आ गई एक दिन सिंपल सलवार जो आंटियाँ पहनते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सलवार, वो मैंने कर दी गलत कट और ड्रेसेस बना लेती हूँ। फिर बैठ गई थोड़ी देर, मैम ने बोला था कुछ गलत हो जाए तो बैठ जाना, थोड़ी देर सोच लेना, क्योंकि सिलाई में कुछ गलत होता ही नहीं है। बैठ गई आराम से सोचने लगी, फिर उसमें जोड़ वोड़ लगा के लगा दी और वो सिलाई में हाइड हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, अरे ये तो कलाकारी है। आप इस चीज़ को मानो, बिगड़े का नाम फैशन है। हाँ, सिर्फ कलाकारी है। और जब तक आपको नहीं पता ना ठीक कैसे होगा गलत करके, तो फिर क्या पता। अगर आप सिंपल सिलते रहे 10 साल तक आपने कोई गलती नहीं करी और 11वें साल गलती हो गई, आप पागल भी हो सकते हैं। मेरे से वो कैसे गया? गलती होना बहुत ज़रूरी है, होती रहती भैया, वो तो सबसे हो जाती है। तो फिर जो आपका सिलेबस था वो कंप्लीट किया आपने सारा कि छोड़ दिया कुछ? नहीं कंप्लीट किया। ठीक है। तो 3 महीने का जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा था भैया। जैसे मेरे को ना स्टार्टिंग से अच्छी सी ड्रेस पहनने का शौक भी था, बट ये हो जाता था बनाए कैसे, तो वो सारे जो शौक थे ना ये ड्रेसेस बनाने के, पहनने के, वो मेरे पूरे हो गए। ओके। जो आई कार्ड आपने डाल रखा है, फरवरी बैच से हैं आप? हाँ जी, संभाल के रखा हुआ आपने प्रॉपर्ली? बिल्कुल भैया। अब ये यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा। हाँ जी। इसको देख के याद आता रहता है ना हमने कितना स्ट्रगल किया था। और आपके जो है दो यार दोस्त बने होंगे जो मतलब आपके साथ आती होंगे, जो आपके साथ होंगे यहाँ पे,
उनके साथ बात होती कि नहीं होती अभी? नहीं भैया, कोई बनाया नहीं आपने, क्लास लेकर भाग गए ऐसा क्या? नहीं, आप प्रैक्टिस तो करते थे लेट तक। प्रैक्टिस मैं करती थी लेट तक, बट फ्रेंड मेरी एक दो ही थी, ज़्यादा नहीं थी। वो कहाँ, यहाँ लोकल थे कि कहाँ के थे? नहीं, वो एक लोकल है भिवानी की, बाकी एक हिसार की थी। वो भिवानी वाली है, उससे हो जाती है कभी कभी बात। वो क्या कर रहे हैं अभी? वो भी अपने घर पे सिलाई कर रही है, क्योंकि वो बोलती है कि मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, तो अभी उनके हाथ में वो कह रही है कि मैं खुद ही कर रही हूँ घर पे अभी खुद को और इम्प्रूव कर रहे हैं इम्प्रूव कर रही है वो। ओके, तो आपका क्या मानना है, अपने खुद को देखने के बाद यहाँ से सीख के कोई जाए तो कितने पैसे कमा ले ठीक ठाक सीख के जाए तो? भैया मेरे हिसाब से अगर सच्ची नीयत से कोई करे ना तो कमा सकता है आराम से, कितने भी कमा सकता है। मैं बता रही हूँ खुद की कि 1 महीने में मैंने 15-20 से स्टार्टिंग ही की है। अभी जो मेरे आसपास वाले थे ना वही कस्टमर आए हैं, ज़्यादा मैंने ऐड वगैरह कुछ की नहीं है। कुछ नहीं किया मार्केटिंग? कुछ भी नहीं किया, कोई मार्केटिंग नहीं किया ना मार्केट में जाके गए हो अभी? घर ही बैठे हो? नहीं, घर ही बैठी हूँ अपने घर के नीचे वाले कमरे में। सही है, मतलब वो होता है ना जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो बस एक टेबल तो बनवाई थी, उसमें लगे थे मेरे। ठीक है। रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी यहाँ पे? रितु मैम के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, तब भी मैम से मैं मिलती हूँ ना तो मैम हमेशा हक करती है। आज भी तब मैं नीचे आई थी ना, पार्लर में तैयार हो रहे थे सैलून में, तो मैम आई थी, तो मैम ने बोला आज कैसे, मैंने कहा मैम इंटरव्यू के लिए, तो तभी मैम ने पहचान लिया और हक किया। हमेशा ऐसे ही होता है, तभी मिलते ना तभी हक होता है। और जो स्टाफ था यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए, जो स्टाफ है टीचर्स, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? स्टाफ अच्छा था, अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ भी। जो तुम 3 महीने जब आप यहाँ पे आए थे दीदी फरवरी बैच में, तो कितना खर्चा आपका लगा था लगभग? बजट क्या रहा? खर्चा भैया ये लगा लो, फैब्रिक वगैरह, फीस तो इतनी ज़्यादा आप लेते नहीं हो कि हम बोले इतने भर के फीस ले ली। और जैसे फैब्रिक का और रेंट का ही ज़्यादा हो, आने जाने का किराया ज़्यादा होगा, आने जाने का किराया ज़्यादा हो। बस में कितना किराया लगता है? ये लगा लो 300 रुपये लग जाते थे डेली के। डेली इतनी फीस इतना ही किराया, इसलिए हम ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं ताकि बच्चों को किराया बच जाए। तो दीदी कोई अंत में आप महिलाओं के नाम अगर कोई संदेश देना चाहें? हाँ भैया बिल्कुल देना चाहूँगी। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे, मेरी मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है ना। तब मैं 9 महीने की थी, तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। आज लगा लो मैं 26-27 साल की हो गई, तो ये सोचो मेरी मम्मी ने यहाँ तक लाने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। और सिलाई ही एक ऐसा सिलाई के दम पे किया और ये सारा काम। हाँ जी, आज हम यहाँ पे खड़े हो। उसके बाद मेरे को मैम मिली, मैम की स्टोरी जो हमने सुनी है, बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ सिलाई से बहुत कुछ हो सकता है। तो कोई भी लेडीज़ ये ना सोचे मेरे हिसाब से कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी काम को छोटा ना माने, कर सकती है ऐसा। अगर कोई ये बोलता ना सूट ही तो सिल रही है, हमें पता है हमारे लिए क्या है। कोई ये बोलता है कि MSc करके BCom करके B.Ed करके क्या कर रही है, सूट ही तो सिल रही है। हाँ भाई हम सिल रहे हैं, हमें पता है, हमें सेटिस्फैक्शन है। B.Ed और BCom करके कहीं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करे 12,000 की, वो सही है? हाँ खुद का काम करे वो गलत है। और हम एज ए टैलेंटेड इंस्टीट्यूट इसी चीज़ को साबित करने में लगे हुए हैं कि सिर्फ सूट सिलना नहीं है। जो लड़कियों को और औरतों को जो समाज उस नज़र से देखता है ना कि ठीक है अपने बच्चे पाल रही है भाई, ठीक है गुजारा कर रही है, सिलाई को हम उस नज़र से देखने नहीं देंगे। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत पुराना प्रोफेशन है। और इस सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों की आप सपोज कीजिए, जैसे आपने बताया अगर आपकी माँ को काम नहीं आता, स्किल नहीं आती, अभी जैसे आपने बताया कि 9 महीने के आपके पापा एक्सपायर हुए थे, ठीक है, और ज़मीन आपकी आती नहीं होगी, ठीक है, अभी आप 26 साल की हो। 26 साल का जो स्ट्रगल है, अगर वो प्राइवेट नौकरी करती तो क्या हालात होते? बहुत बुरे होते भैया। और ऊपर से मेरे भाई है ना, वो भी हैंडीकैप्ड है। बताओ, तो ये मान लो कि सिलाई ना होती ना तो हम तो कुछ भी नहीं होते, रोड पे आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से इंसानों ने बोला भी यही था, मम्मी के खिलाफ सोचा भी यही था कि क्या कर लेंगे, मांगते घूमेंगे, मांगते फिरेंगे। तो मेरी मम्मी ने भी तो यही सोचा होगा ना कि मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं करने दूंगी। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। और अभी तक आप सुन रहे थे, लास्ट तक आपका मेरे इस इंटरव्यू को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
उसका